अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगी और आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज मेरे जो है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और ये सब आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से ही हैं। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए और इंशाल्लाह ताला हम जल्द ही 2K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर इसी तरह से आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जितना भी हो सकता है आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जब आप वीडियो देखते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए। जितना लाइक आप करेंगे उतनी वीडियो ज़्यादा वायरल होंगी। एक बार फिर से आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया 1K तक पहुँचाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है CDP के क्वेश्चंस को करेंगे। सेट 18 तक, सॉरी सेट, हाँ, हमारे हो चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोग 19 जो सेट है उसके जो CDP के क्वेश्चन है उनको सॉल्व। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द ट्रेट ऑफ ऑनेस्टी इन स्टूडेंट्स कैन बी डेवलप थ्रू, यानी बच्चों के अंदर जो ईमानदारी की खसूसियत है वो हम डेवलप कर सकते हैं किसके ज़रिए, गिविंग ग्रुप पनिशमेंट टू सच स्टूडेंट इन स्कूल्स पब्लिक प्लेस लाइक स्कूल असेंबली एक्सेट्रा, यानी बच्चों को आप जो बच्चे अगर ईमानदारी वाला काम नहीं करते हैं तो ऐसे बच्चों को आप पनिशमेंट देंगे, ग्रुप पनिशमेंट देंगे उनको पब्लिक प्लेस पर, स्कूल पब्लिक प्लेस पे, यानी जैसे जहाँ पर स्कूल के सारे बच्चे सारे टीचर्स एक साथ इकट्ठा होते हैं, जैसे असेंबली हॉल हो गया, प्रेयर वगैरह होगी उस टाइम पर। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि इसमें पनिशमेंट आ गया। यानी अब अगर ऐसे जो भी क्वेश्चन है जिसमें आपको बच्चे के फेवर में आंसर देना है, यानी बच्चे में ईमानदारी पैदा करनी, मतलब उसमें अच्छी खसूसियत पैदा करनी है, तो बच्चों के फेवर में जो भी अगर आंसर आपको देना है तो जहाँ पर भी बच्चों को डांटना, फटकारना, पनिशमेंट देना, इग्नोर करना, उनको शर्मिंदा करना, अगर ऐसी बातें आती हैं तो आप ऐसे ऑप्शन फ़ौरन एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, हाईलाइटिंग देयर मोरल्स बाय टेलिंग मोरल स्टोरीज रिलेटेड टू द ग्रेटमेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के जो अजीम इंसानों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, अखलाकी कहानियाँ आप उनको बताएंगे, मॉरल स्टोरीज आप उनको सुनाएंगे ताकि उनके अंदर वो चीज़ें पैदा हों। अडॉप्टिंग ऑल प्योर्स एंड ऑनेस्ट मेजर्स इन योर पर्सनल लाइफ टू क्रिएट एन एग्जाम्पल, यानी आप जो भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वो तमाम खसूसियत को अपनाने की कोशिश करेंगे और वो इकदाम आप करेंगे, यानी आप बच्चों के लिए खुद रोल मॉडल बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो टीचर होता है वो बच्चों का सबसे ज़्यादा बेस्ट रोल मॉडल होता है, यानी बच्चे अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से सबसे ज़्यादा जो इन सबसे ज़्यादा बच्चे अपने टीचर्स को मानते हैं, उनको रोल मॉडल समझते हैं, आइडियल समझते हैं। जो भी टीचर करता है बच्चे उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं और टीचर के जैसा बनना चाहते हैं बच्चे। तो यहाँ पर अगर आप उनके रोल मॉडल बनेंगे तो बच्चे वैसा देखकर आपको सीख जाएंगे। गिविंग रिवॉर्ड्स टू सच स्टूडेंट हु हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दिस ट्रेट इन देयर लाइफ, और या तो फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि आप ऐसे बच्चों को जो है इनामात से नवाजेंगे, आप उनको इनामात देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे ताकि जो बच्चे अच्छा काम करेंगे। तो देखिए ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा क्योंकि उतने टाइम तक तो वो बच्चा उस वैसा जो है काम करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लाइफ टाइम वो उन खसूसियत को अपना ले। लेकिन सिर्फ रिवॉर्ड्स के लिए अगर उसको लगेगा कि आज अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगा या मुझे कुछ इनाम मिलेगा, तो बच्चा उस टाइम तक के लिए वो कर लेगा, लेकिन उसके इंटरनली उसके अंदर वो जो क्वालिटीज़ हैं, वो जो ट्रेड्स है वो नहीं पैदा होंगे। तो इसके लिए आपको बच्चों को क्या करना है, देखिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर हमको जो नज़र आ रहा है वो सी नज़र आ रहा है, यानी आप खुद बच्चों के लिए रोल मॉडल बनेंगे, वो तमाम क्वालिटीज़ आप अपने अंदर पैदा करेंगे ताकि बच्चे आपको देखकर वैसा ही सीख जाए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलर, पेंटर, पायलट कम अंडर पीपल हु आर ब्लेस्ड विद, ये देखिए हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है कि जो सेलर है, पेंटर है या जो पायलट है वो कौन सी, उसमें कौन सी इंटेलिजेंस होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है या फिर स्पेशल होती है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक एक को एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, सबसे पहला इंटरपर्सनल, यानी दूसरों को समझना, तो ये जो पॉलिटिशियन के अंदर होता है, ओके, ये जो काउंसिलर होते हैं उनके अंदर होता है ये इंटरपर्सनल, यानी दूसरों के नज़रियात को, उनके क्या कहेंगे हम, उनके इमोशंस को समझना। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है ये किसी पोएट में हो सकता है, कोई कहानी लिखने वाले में हो सकता है, यानी उनको अपनी लैंग्वेज पर कमांड होता है। लॉजिकल इंटेलिजेंस, बनता की इंटेलिजेंस किसी मैथमेटिशियंस के अंदर हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है वो स्पेशल है, यानी जो इलाकाई हम कहेंगे, इलाकाई इंटेलिजेंस या जहानत, यानी स्पेशल। ओके, जो सेलर्स होते हैं यानी जो मल्ला होते हैं, जो जहाज़ चलाने वाले, उनको जो पेंटर्स होते हैं यानी और जो पायलट होते हैं, इन लोगों को जो स्पेशल इनके अंदर इंटेलिजेंस होता है, यानी इलाकाई हम जहानत कह सकते हैं, ये इनके अंदर होती है क्योंकि इनको इलाके की मालूमात होती है, इनको जगह की, एरिया की मालूमात होती है, ओके, डायरेक्शन की मालूमात होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, यानी म्यारी जो अहलियत का जो टेस्ट होता है या स्टैंडर्ड जो अचीवमेंट टेस्ट होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए कुछ ऑप्शन इस तरह से है, यानी जो म्यारी या जो स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। ऑब्जेक्टिविटी होती है उसके अंदर, वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, और ऑल ऑफ दी अबव है यहाँ पर चौथा ऑप्शन। तो देखिए उसमें ऑब्जेक्टिविटी भी होती है, यानी उस पर किसी शख्सियत का कोई असर नहीं पड़ता। वैलिडिटी भी होती है उसकी, ओके, और रिलायबिलिटी भी होती है, वो रिलायबल होता है, भरोसे के लायक होता है अचीवमेंट टेस्ट जो होता है। तो यहाँ पर उसकी ये सारी खूबियाँ होती है, तो ऑल ऑफ दी अबव जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, ऑब्जेक्टिविटी का देखिए क्या मतलब होता है यहाँ पर, यानी किसी की शख्सियत का अचीवमेंट टेस्ट पर कोई असर नहीं होता। ओके, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है, यानी वो जैसा रियल में होगा वैसा ही जो है उसके रिजल्ट होगा, उस पर किसी भी शख्सियत का, किसी के भी पर्सनालिटी का कोई भी वहाँ पर असर नहीं होगा। ओके, ये इसका मतलब ऑब्जेक्टिविटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हेरिडिटी इज एसोसिएटेड विथ, हेरिडिटी का ताल्लुक किससे है। जीन से है, यानी मोरो से जरासीम से है, फिजिकल स्ट्रक्चर से है, मेंटल लेवल से है, या साइकोलॉजी से। तो देखिए इसका जो ताल्लुक है वो जीन से है, मोरो से जरासीम से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ। देखिए टैट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पिछले जो सेट किए उसमें भी आया था, ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है इसका, तभी मैंने आपको मतलब बताया था इसका जो है। देखिए ये जो मीनिंग है इसका, थीमेटिक थीमेटिक एप्रिसिप्शन है उसका मतलब। ओके सॉरी, ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। तो यहाँ पर ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसका डायरेक्टली ऑप्शन देखेंगे हम, थीमेटिक एपरसेप्शन या थीमेटिक एपर कैप्शन भी इसे हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन एट द एलिमेंट्री स्कूल लेवल कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज बी, यानी जो मॉडर्न इब्तदाई स्कूल के सतह पर हिंदुस्तानी तालीम को बेहतरीन तौर पर बयान किया जा सकता है, यानी जो मॉडर्न एजुकेशन है, अभी फ़िलहाल का जो एजुकेशन है वहाँ पर जो हमारे हिंदुस्तान में तालीम है वो किस तरह की है। करिकुलम सेंटर्ड है, यानी जो सिलेबस है उसको मेन माना गया है। प्रोजेक्ट सेंटर, यानी प्रोजेक्ट को अहमियत दी गई है। पीपल सेंटर, यानी स्टूडेंट सेंटर है, या फिर सब्जेक्ट सेंटर है। देखिए आप सबको पता है कि तिफ्ल मरकूज़ तालीम है हमारे यहाँ, यानी स्टूडेंट सेंटर या लर्नर सेंटर हम जिसको कहते हैं, यानी बच्चे को फोकस मानते हैं हम लोग, उसको सेंटर मानते हैं, और उसकी सहूलियत के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के, उसकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से हम सारी चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। वो चाहे वो सिलेबस हो, हमारे टीचिंग मेथड्स हो, चाहे वो हमारे टीचिंग एड्स हो, जो भी चीज़ें हो, तो बच्चे के लेवल के हिसाब से हमको यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पर जो हमारी एजुकेशन है, जो मॉडर्न एजुकेशन है इंडिया का, वो क्या है, पीपल सेंटर्ड यानी स्टूडेंट सेंटर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सपोज अ चाइल्ड क्वारल्स विथ हिज सिबलिंग्स एंड फैमिली मेम्बर्स, व्हाट विल यू डू इन ऑर्डर टू गेट राइड ऑफ हिम फ्रॉम दिस बैड हैबिट्स, यानी फ़र्ज़ करो कि एक बच्चा अपने भाइयों और ख़ानदान के अरकान के साथ झगड़ा करता है, इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाने के लिए आप क्या इकदाम करेंगे। तो यू विल डिक्लेयर पब्लिक पनिशमेंट, यू विल डिक्लेयर पब्लिक पनिशमेंट फॉर दिस एक्ट इन स्कूल असेंबली, यानी वही कि आप उसको स्कूल असेंबली में पब्लिक पनिशमेंट देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमको बच्चे को पनिशमेंट नहीं देनी है। यू विल ट्राई टू सर्च द चांस टू कैप्चर हिम इन एनी स्कूल्स quarreling so that you will get an opportunity to dishonor and reject him openly, यानी आप मौका देखेंगे कि आप ऐसा चांस या ऐसा मौका ढूंढेंगे कि आप उसको स्कूल के अंदर किसी से लड़ते झगड़ते आप उसको पा लें, ताकि आप उस मौके का फ़ायदा उठाकर आप उसको जो है रिजेक्ट कर लें, या फिर आप उसको जो है पनिशमेंट दे दें ओपनली। ओके, तो देखिए ये भी नहीं हम कर सकते, ये भी बच्चे के फेवर में नहीं है। हम जस्ट अ मिनट। ओके, यू विल टॉक टू हिम इन आइसोलेशन एंड आस्क इन डिटेल्स अबाउट सच सॉर्ट्स ऑफ बिहेवियर, आप उनसे अकेले में बात करेंगे और ऐसे बिहेवियर की वजह जानने की कोशिश करेंगे। या यू विल demoralize him by giving the example of some other good student of his class and the school on whom the school feels proud, या तो फिर आप ऐसे बच्चों की मिसालें देंगे जो बहुत अच्छे हैं स्कूल के या क्लास के अंदर, जिन पर स्कूल को और बच्चों को या स्कूल को और टीचर को जो है प्राउड फील होता है। तो देखिए यहाँ पर आप इससे तो बच्चे शर्मिंदा होंगे। मैंने क्या कहा था आपको, बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी है, बच्चों को इग्नोर नहीं करना है, बच्चों को जो है हमें फटकारना नहीं है, प्लस बच्चों को हमें शर्मिंदा भी नहीं करना है। तो दूसरे बच्चों की मिसालें अगर हम देंगे तो बच्चे तो इससे शर्मिंदगी महसूस करेंगे। तो आपको क्या करना है, अकेले में उसको बुलाकर उससे जो प्रॉब्लम है उसको जानने की कोशिश करनी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एडजस्टमेंट
लाइज विथ यानी इस्तिज़ा की जो एडजस्टमेंट के लिए बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? द चिल्ड्रन, द प्रिंसिपल, द टीचर हिमसेल्फ या द टीचर्स पेरेंट्स। तो टीचर की खुद की अपनी जिम्मेदारी होगी ना ये, ओके। जो भी एडजस्टमेंट हमको करना है ये टीचर को खुद करना है बच्चों के लिए, तो ये टीचर की अपनी जिम्मेदारी होगी ये, कि वो किस तरह से खुद को एडजस्ट करे एज स्टूडेंट के हिसाब से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लंटेड इफेक्ट इज यानी गलत असर है। शो लेस फीलिंग्स देन मोस्ट पीपल, शो लेस सिम्टम्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसीजेज, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दी अबव। तो देखिए जो ब्लंटेड इफेक्ट होता है वो क्या होता है? ये होता है शो लेस फीलिंग्स देन मोस्ट पीपल टू, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मुकाबले में कम एहसास दिखाते हैं, ओके। तो ये होता है गलत असर, हम इसे कह सकते हैं, या ब्लंटेड इफेक्ट हम इसे कह सकते हैं कि लोगों के सामने मतलब अपनी फीलिंग, अपने एहसास बहुत कम जाहिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ड्राइव एंड नीड। ओके, यानी जो ड्राइव्स एंड नीड्स यानी जो हमारी ज़रूरत है और जो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमको मोटिवेट करने वाली जो ताकत है, ओके। ड्राइव्स यानी क्या? एक अंदरूनी कुव्वत या ताकत होती है जो हमको किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करती है, और वो जो काम होता है वो हमारी मतलब वो जो भी ताकत है वो ज़रूरत की वजह से आती है। यानी जैसे हमको खाने की ज़रूरत महसूस होती है तो हम खाना हासिल करने की कोशिश करते हैं, यानी खाना हमारी ज़रूरत है, इसके लिए हमको जो भूख है वो हमारा ड्राइव्स का काम करेगा, कि हमको भूख लगी तो हमने खाना हासिल करने की कोशिश की। इस तरह से जैसे अभी सपोज़ आपका एग्ज़ाम है, आपको अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, तो ये आपकी ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट जॉब है ये आपकी ज़रूरत है, और इसको जो हासिल करने के लिए जो आपकी लगन है, जो मेहनत है, ये ड्राइव का काम करेंगी, ओके। आपको मोटिवेट करने का काम करेंगी, जो उससे सैलरीज मिलने वाली है, जो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने वाली है। तो ये सारे ड्राइव्स है, यानी आपको उस काम को करने के लिए मोटिवेट करने वाले अंदरूनी जो हैं कुव्वतें हैं, ओके। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ड्राइव एंड नीड्स। तो जो हमारी ज़रूरतें हैं और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मोटिवेट करने वाली जो ताकतें हैं, इनके बीच में कनेक्शन मतलब जो है रिलेशनशिप वो कैसा है? कंपनसेंट्री टू वन अनदर, यानी एक दूसरे के लिए मुआवजे का काम करता है, यानी जब नीड्स आती है तो ड्राइव आती है, और ड्राइव की वजह से नीड्स पूरी होती हैं, बराबर। तो यानी जब हमको ज़रूरत आएंगी तभी हम उस काम को करने के लिए मोटिवेट होंगे, और अगर हम मोटिवेशन से वो काम करेंगे तो जो भी हमारी ज़रूरत है हम उसको हासिल कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ। दूसरा मतलब हुआ यूनिफॉर्म इन नेचर, यानी फितरत में दोनों भी यकसा है, ड्राइव और नीड दोनों एक जैसे हैं। ड्राइव्स कम फर्स्ट एंड नीड आफ्टरवर्ड्स, यानी ड्राइव पहले आ जाती है और ज़रूरत बाद में आती है। तो पहले आपको मतलब भूख लगने से पहले ही आपने खाना तलाश कर लिया, ऐसा हो गया इसका मतलब, या प्यास लगने से पहले ही कुआं खोद दिया, तो ऐसा नहीं होता। प्यास पहले लगती है और कुएं तक या पानी तक बाद में पहुंचा जाता है, तो सी गलत हो जाएंगे यहाँ पर। बोथ आर पैरेलल टू वन अदर, या दोनों एक साथ चलते हैं, नहीं। पहले ज़रूरत आती है हमको, बोलते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, तो पहले हमको ज़रूरत आती है, उसके बाद ही जो है हम उस चीज़ को करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो कंपनसेंट्री टू वन अनदर, यानी एक दूसरे के लिए मुआवजे का काम करते हैं। ज़रूरत के ज़रिए नीड्स पूरी होती है, ड्राइव के ज़रिए नीड पूरी होती है, नीड के ज़रिए ड्राइव्स आती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? Some environment impacts the different childhood experience to children with different behaviorist, यानी एक ही माहौल में बच्चों को मुख्तलिफ बचपन के तजुर्बात को मुख्तलिफ बर्ताव की खुसूसियत से देखिए उर्दू में काफ़ी मिस्टेक्स होती है और कुछ समझ में भी नहीं आता। मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सम सेम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट डिफरेंट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस टू चिल्ड्रन विद डिफरेंट बिहेवियरिस्ट। ओके, यानी एक ही माहौल में जो मुख्तलिफ बच्चों को जो तजुर्बात दिए जाते हैं, मतलब एक ही तरह के माहौल में अगर बच्चे को हम रखते हैं और उनको उन तजुर्बात या उनके साथ उनको माहौल सपोज़ उनको जो कंडीशन है या वो जिस कंडीशन में रह रहे हैं वहाँ पर उनको जो उनके तजुर्बात है वो अलग दिए जाते हैं, ओके। तो इससे बच्चों का जो है बच्चों के बिहेवियर पर असर पड़ता है। तो ये सही है या गलत है, ट्रू है, फॉल्स है, या नॉट ट्रू नॉट फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ट्रू है, ओके। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्या है देखिए? डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। तो देखिए जो मोटर स्किल होती है वो हमारी दो तरह की होती है, एक ग्रॉस मोटर स्किल है और एक फाइन मोटर स्किल है। ग्रॉस मोटर यानी कि जो हमारे बड़े मसल्स काम करते हैं उनको हम ग्रॉस मोटर कहेंगे। जैसे हमारा रनिंग हो गया, यहाँ पर इसमें हमारे बॉडी के बड़े मसल जैसे हमारे लेग्स वगैरह का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके।
जंपिंग वगैरह, रनिंग, जिसमें बड़े बड़े बॉडी मसल्स काम करते हैं, उनकी मदद से ये काम किया जाता है, उसको बोलेंगे ग्रॉस मोटर। लेकिन यहाँ पे फाइन मोटर स्किल पूछा जा रहा है, यानी जहाँ पर छोटी मसल्स हमारी काम करती है, जिसे उंगलियों की मदद से कोई काम किया जाता है, उसे हम फाइन मोटर स्किल कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्लिम्बिंग यानी दरख्त चढ़ना, तो ये ग्रॉस मोटर, इसमें हमारे पैर वगैरह पूरे बॉडी अज़ा जो इस्तेमाल होंगे। रनिंग, यहाँ पर भी हमारे जो पैरों का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूरे पैर एक साथ दौड़ेंगे, तो इसके लिए ये ग्रॉस मोटर स्किल होगी। स्लीपिंग के अंदर तो पूरी बॉडी, मतलब यहाँ पर तो कोई मोटर स्किल का हम जिक्र नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, रेस्ट करती है यहाँ पर। और राइटिंग, तो देखिए राइटिंग में उंगलियों की मदद से किया जाता है। अगर हम कंपेयर भी करें अगर क्लिम्बिंग और रनिंग के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स का हम यूज़ करेंगे, लेकिन राइटिंग के अंदर पूरे बॉडी पार्ट्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ओनली 2 उंगलियों की मदद से हम राइटिंग करते हैं, तो ये फाइन मोटर स्किल की सही मिसाल है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अचीवमेंट टेस्ट मेजर्स, यानी कामयाबी हासिल करने के इक़दामात क्या क्या है। द नॉलेज रिलेटेड टू कंटेंट, द इंटरेस्ट लेवल इन कंटेंट, द इंक्रीमेंट इन द कंटेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी है द पावर एक्वायर्ड विथ रिलेशन टू कंटेंट। तो देखिए यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट मेजर करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, द नॉलेज रिलेटेड टू कंटेंट, यानी मवाद से मुतालिक आपको कितना इल्म है, या उस जिसकी हम जांच कर रहे हैं उसको कितना इल्म है उस मवाद से मुतालिक, ये सबसे बेहतर जो है मेजर्स होगा अचीवमेंट टेस्ट के लिए। ओके, यानी क्या हासिल किया। अचीवमेंट टेस्ट का मतलब क्या होता है, बच्चे ने क्या हासिल किया। अचीवमेंट करना यानी हासिल करना, तो जो चीज़ भी आपने सिखाया वो बच्चे ने कितना हासिल किया, ये जांचने के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा टेस्ट का। तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप बच्चे का नॉलेज, कंटेंट से रिलेटेड नॉलेज जांचिए, यानी आपने सपोज एक लेसन पढ़ाया, वो लेसन में से आप उसी लेसन में से आप बच्चे को सवालात करें, तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों ने कितना अचीव किए। तो इसे कहा जाता है कंटेंट रिलेटेड नॉलेज, यानी उसी कंटेंट से रिलेटेड नॉलेज आप बच्चे की जांचेंगे जो कंटेंट आपने बच्चों को दिया है, तो आपको तभी समझेगा कि कितना बच्चों ने अचीव किया, कितना हासिल किया और कितना नहीं किया। तो बेस्ट वे है यहाँ पर द नॉलेज रिलेटेड टू कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डैश इज एन एक्टिव फोर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर और पावर ऑफ गुड हेड विद इन अस, यानी हमारे अंदर मौजूद अच्छे जहन की ताकत या आला तरीन दर्जे की मुतहर्रिक ताकत है, यानी हमारे अंदर जो अच्छा हमारा जहन अच्छा है, या हम जो है आला दर्जे की जहनीत रखते हैं, इसको जाहिर करने वाली कौन सी एक क्वालिटी है। एग्रेशन या वायलेंस, यानी हम एग्रेसिव हो जाए, बात बात पर गुस्सा करें, वायलेंस करें, यानी फ़ौरन लड़ाई झगड़ा करे, कि ये हमारे अच्छे जहन की निशानदही है कि हमारा जहन बहुत अच्छे म्यार का है। फ्रस्ट्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन, यानी आप हमेशा फ्रस्ट्रेशन में हैं, महरूमी में हैं, आप किसी टेंशन में हैं, तो ये भी निगेटिव है एक्चुअली। नॉन वायलेंस यानी अदम तशद्दुद, यानी आप नॉन वायलेंस यानी झगड़ा फसाद आप नहीं करेंगे। या नॉन डिपेंडेंस यानी अदम इन्हिसार, यानी आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं करते। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, नॉन वायलेंस यानी अदम तशद्दुद, या जहाँ पर तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, अदम नॉन वायलेंस या अदम तशद्दुद, यानी जहाँ पर हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, बहुत ही अमन और शांति से किसी भी मसले को हल करते हैं, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि हमारा जो जहन है वो बहुत ही आला दर्जे का है। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन व्हाट कैपेसिटी अ सीनियर स्टूडेंट शुड वर्क इन अ ग्रुप ऑफ जूनियर, यानी किस हद तक सीनियर तालिब इल्मों को जूनियर तालिब इल्मों के ग्रुप में काम करना चाहिए। एज अ फ्रेंड काम करना चाहिए, यानी जब सीनियर से अगर जूनियर के ग्रुप में शामिल हो रहे हैं तो उनको कैसा बिहेव करना चाहिए। एज अ फ्रेंड, अ मॉडल, अ गाइड और अ कलीग, तो यहाँ पर देखिए वो मॉडल का काम करेंगे, क्योंकि बच्चे उनके बड़ों से देखकर ही सीखते हैं, तो वो जो सीनियर है वो स्टूडेंट उनके लिए हाँ एल्डर हो गए, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, एज अ मॉडल काम करेंगे, यानी वो बच्चों को बताएंगे कि कैसे बिहेव करना है या कैसे उस प्रोजेक्ट को पर काम करना है, तो बच्चे उनको देखेंगे और वैसे सीखेंगे, तो मॉडल का काम यहाँ पर वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एन एफिशिएंट टीचर इंश्योर, यानी एक मौसर उस्ताद यकीनी बनाता है किस चीज़ को, फीलिंग्स ऑफ कोऑपरेशन इन हिज स्टूडेंट, यानी अपने तलबा में कोऑपरेशन को, यानी ताउन एक दूसरे की हेल्प करने को, या फिर फुल फ्रीडम ऑन हिज ओन पार्ट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, यानी बगैर किसी पाबंदी के अपने तौर पर मुकम्मल आज़ादी बच्चों को देकर, या कंपटीशन अमंग हिज स्टूडेंट, या बच्चों के अंदर कंपटीशन या बच्चों के अंदर मुकाबला पैदा करके, या फीलिंग्स ऑफ इधर कोऑपरेशन और कंपटीशन एज द कंडीशंस परमिट इन हिज स्टूडेंट, यानी या तो ताउन या मुसाबिकत के एहसास जैसे इनके
इनके जैसे इनके तलबा के हालात हो, तो जैसे हालात होंगे वैसे ही अगर हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को, तो ये सबसे बेहतर अलामत है। तो फीलिंग्स ऑफ आइदर कोऑपरेशन और कंपटीशन एज द कंडीशंस परमिट इन हिज स्टूडेंट, यानी या तो ताउन या मुसाबिकत के एहसास, जैसे इनके तलबा के हालात इजाज़त दे वैसा आप उनके साथ मतलब वैसी फीलिंग्स आप बच्चों के अंदर लाएंगे। ओके, ना तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम देंगे, ना बच्चों के अंदर कंपटीशन करवाएंगे आप बच्चों को, और अपने तलबा में ताउन का एहसास पैदा करना ये एक हद तक पॉजिटिव है, यानी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हमको लेना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हमको नज़र आ रहा है, तो हम उसी की तरफ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विथ द फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड द टीचर डेवलप, यानी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड यानी कि जिससे दिमाग को तेज़ किया जाता है, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो फास्ट ट्रैक क्वेश्चन होते हैं जिसकी वजह से दिमाग जो बोलेंगे हम क्या कहेंगे उसको तेज़ हो जाता है, या हम जैसे हमारी बॉडी को वार्म अप करते हैं, जैसे स्पोर्ट्समैन होता है जो ग्राउंड पर जाने से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करता है, कुछ हल्की फुल्की से एक्सरसाइज करता है, तो वैसे कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड होते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है डेवलप होता है या फास्ट काम करने लगता है। तो दिमाग को झंझोड़ने वाले तरीक़ेकार का कसरत से इस्तेमाल करते हुए मॉलिन क्या तैयार करता है, गुड इमेजिनेशन तैयार करता है, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन देखिए जिससे दिमाग तेज़ी से काम करे, ऐसे जो बच्चों को क्या कहेंगे प्रोजेक्ट वगैरह दिए जाते हैं या बच्चों को ऐसे जो टास्क दिए जाते हैं, तो उसके ज़रिए जो टीचर है वो क्या कर रहा है, गुड इमेजिनेशन उनमें क्रिएट कर रहा है, डेवलप कर रहा है, मेमोरी डेवलप कर रहा है, इंटेलिजेंस डेवलप कर रहा है, या गुड हैबिट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दिमाग से रिलेटेड अगर बात हो रही है तो इंटेलिजेंस वो बच्चों के अंदर डेवलप कर रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। एन आई क्यू इन द रेंज ऑफ 90 to 100 इज़ रेंज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, यानी 90 से 100 के दरमियान वाले बच्चों का जो दिमागी जो लेवल होता है वो क्या होता है, एवरेज होता है, बॉर्डर लाइन होता है, बिलो एवरेज होता है, या प्रोफाउंड होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो 90 से 100 का जो रेशो है ये जो होता है एवरेज स्टूडेंट का होता है। ओके, एवरेज होगा यहाँ पर। बॉर्डर लाइन यानी जो एकदम ही बॉर्डर एकदम ही हाशिए पर है, बहुत ही कम दर्जे के बच्चे यहाँ पर होते हैं। बिलो एवरेज यानी जो एवरेज से नीचे 90 से कम वाले जो स्टूडेंट होंगे जिनका IQ 90 से कम है उनको हम बिलो एवरेज कहेंगे। और बॉर्डर लाइन पर यानी जो एकदम ही इंतहाई बॉर्डर लाइन पर है, जो बहुत ही कम लेवल के हैं वो। और प्रोफाउंड यानी जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हैं, जो बहुत ज़्यादा IQ लेवल रखते हैं उनको हम प्रोफाउंड बोलेंगे। तो यहाँ पर 90 से 100 जो वो एक्चुअली एवरेज ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मॉडर्न एजुकेटर्स एग्रीड दैट नॉलेज, यानी जदीद तालीमकारों इस बात पर यकीन रखते हैं कि नॉलेज क्या है, इज़ द प्राइमरी एंड ऑफ एजुकेशन, यानी ये तालीम का इब्तदाई ख़ात्मा है। इज़ सिंपली अ प्री रिक्विसाइट टू मोर इंपॉर्टेंट एजुकेशनल एंड्स, यानी ज़्यादा अहम तालीमी अख्ताम पर सिर्फ एक ज़रूरी शर्त है, यानी प्री रिक्विसाइट है। अगर हमको बहुत ज़्यादा किसी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल जो तालीम लेनी है तो उससे पहले कि ये जो नॉलेज होती है ये क्या होती है, प्री रिक्विसाइट होती है, यानी पहली सीढ़ी होती है। इज़ बाय इट्सेल्फ अ रीजनेबल ग्रैंडली ऑफ इफ़ेक्टिव बिहेवियर, यानी ख़ुद कार तरीके से मौसर रवैये की एक मुनासिब मिसाल है ये, या मुतमाशिलत, या इज़ रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट इन ग्रेड स्कूल वेयर द एम्फेसिस शुड बी ऑन पीपल एडजस्टमेंट, यानी ग्रेड स्कूल में निस्बतन गैर ज़रूरी है जहाँ रोज़ तलबा की एडजस्टमेंट जहाँ ज़ोर तलबा की एडजस्टमेंट पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका जो जवाब अगर हम देखेंगे तो इसका जो सही जवाब है वो कुछ इस तरह से है। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ सिंपली प्री रिक्विसाइट टू मोर इंपॉर्टेंट एजुकेशनल एंड्स, यानी जो नॉलेज होती है किसी भी चीज़ के बारे में वो प्री रिक्विसाइट यानी पहले सीढ़ी का काम करती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट जज्बाती जो तरक्की है उसके डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेटस, तो इकोनॉमिक स्टेटस का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं होता है। ओके, इमोशनल डेवलपमेंट्स का पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी माहौल और माहौलियाती, सी है मैच्योरिटी एंड लर्निंग, और डी है लर्निंग एंड इन्वायरमेंट। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे इमोशनल डेवलपमेंट की, तो जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो कैसे आता है, मैच्योरिटी से आता है। जैसे बच्चा मैच्योर होता है वैसे उसके इमोशनल डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाते हैं। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका जवाब है जैसे बच्चे को अपने मैच्योरिटी के साथ साथ इमोशंस पर डेवलप आने लगता है। जैसे बच्चा पहले कोई चीज़ अगर मांगता है तो वो बहुत ज़्यादा रो रो कर चीख कर चिल्ला कर जिद करके मांगने लगता है, लेकिन क्योंकि उसको अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, या वो गुस्सा भी होता है तो चीज़ों को पटकेगा, तोड़ेगा, फेंकेगा, कुछ भी चीज़ें करता है। लेकिन जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, जब वो पुख्तगी की तरफ बढ़ जाता है, तब उसको समझ में आता है कि कहाँ पर मुझे गुस्सा करना है, कहाँ पर मुझे सब्र करना है, कहाँ पर मुझे जो है कैसे रिएक्ट करना है, ये उसको मैच्योरिटी के साथ साथ समझ में आने लगता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी और लर्निंग का उस पर असर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट डज नॉट अपीयर टू बी करेक्ट इन टर्म्स ऑफ द मोटिवेशन। यानी मंदरजा झैल में से कौन सा जो फैक्ट है वो मोटिवेशन के हिसाब से सही नहीं है। मोटिवेशन इज़ द इंटरनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, यानी तरगीब किसी भी शख्स की अंदरूनी हालत होती है। द मोटिवेटेड एक्टिविटीज़ आर गोल ओरिएंटेड, यानी जो हौसला अफजाई की सरगर्मी होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है। द मोटिवेटेड बिहेवियर इज़ कंटिन्यू टिल रियलाइजेशन ऑफ द गोल, यानी मकसद के हुसूल तक हौसला अफजाई का सुलूक जारी रहता है। नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर सवाल की तरफ हम फिर से जाएंगे, डज नॉट अपीयर कहाँ है, लेकिन मोटिवेशन में ये सारी चीज़ें होती है। मोटिवेशन हमारा इंटरनल स्टेट भी है, मोटिवेशन गोल ओरिएंटेड भी होता है, मोटिवेशन जो है हमारा जब तक हमको वो चीज़ हासिल नहीं हो जाती तब तक मोटिवेशन हमारा कायम भी रहता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ हैं मोटिवेशन की, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि क्या इनमें से नहीं है, तो तमाम है, मतलब कोई भी इसमें से ऐसा नहीं है जो क्वालिटी नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव इसका सही जवाब होगा। समझ में आ रहा है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी जो है मोटिवेशन की इनमें से क्वालिटी नहीं है, तो ये तमाम क्वालिटी है इसमें से, इसके लिए हमने नन ऑफ दी अबव यहाँ पर सिलेक्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रिसर्च सजेस्ट दैट पनिशमेंट इज़ यूजफुल फॉर, यानी तहकीक से पता चला है कि सज़ा मुफीद है। कब मुफीद है, प्रोड्यूसिंग परमानेंट फॉरगेटिंग ऑफ अनडिज़ायरेबल रिस्पॉन्स, यानी बच्चे जो है अगर सज़ा देने से परमानेंटली उनके अंदर वो चेंजेस आ जाता है, बच्चे वो काम नहीं करते, क्या इसके लिए यूज़फुल है पनिशमेंट। वीकनिंग अनडिज़ायरेबल रिस्पॉन्स, यानी जो अनडिज़ायरेबल जो रिस्पॉन्स है, यानी जो नापसंदीदा जो रद्द अमल है उसको कमज़ोर करने के लिए पनिशमेंट ज़रूरी है। टेम्परली सप्रेसिंग अ रिस्पॉन्स सो दैट अनदर मे बी सब्सटीट्यूटेड, यानी आर्जी तौर पर एक जवाब को देना ताकि किसी दूसरे को मुतबादिल बनाया जा सके, यानी एक क्या कहेंगे हम, टेम्पररी होती है पनिशमेंट, यानी उस टाइम तक ही बच्चा जो है वो काम को नहीं करेगा और बाद में फिर वो दोबारा उस काम को कर सकता है। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ अनरिनफोर्स ट्रायल्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस एक्सिस्टेंट, यानी ख़त्म होने के लिए ज़रूरी नाकाबिल ज़रूरत आजमाइशी मुकदमात के तादाद को कम करना। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है हमको, पनिशमेंट किस लिए ज़रूरी है या पनिशमेंट का क्या यूज़ है या कब तक उसका यूज़ है। तो पनिशमेंट जो होती है वो टेम्पररी होती है, यानी आपने बच्चों को पनिशमेंट दिया, बच्चे पर अभी उस पनिशमेंट का असर है, तब तक वो उस काम को नहीं करेगा, जैसे ही उसका असर ख़त्म होगा वो उस काम को दोबारा कर सकता है, तो ये टेम्पररी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रिस्पेक्ट फॉर सोशल ऑर्डर कमिटमेंट टू एल्डर्स द यंग एंड नीडी इज़, यानी समाजी निज़ाम का एहतराम और बुज़ुर्गों नौजवानों ने ज़रूरतमंदों के तय जिम्मेदारी रवैया क्या कहलाता है। ओके, यानी हमारा जो कमिटमेंट है हमारे एल्डर्स के लिए, यानी ऐसे सोशल ऑर्डर्स को या समाजी कानूनों को मानना, या समाज के जो क्या कहेंगे हम, कुछ रिवायत होती है उसको मानना, या ओके, तो ये क्या है, कॉग्निटिव कैपेसिटी है, इमोशनल कॉम्पिटेंसीज है, सोशल कॉम्पिटेंसीज है, या एंटरप्रेन्योर है। तो देखिए जाहिर सी बात है, समाज में रहने के उसूल अगर हम कर रहे हैं कि बड़ों के साथ कैसा बिहेव करना है, यंग वन के साथ कैसा करना है, ज़रूरतमंदों के साथ कैसा करना है, तो ये समाज में रहने के उसूल है, तो इसके लिए इसका जो ताल्लुक है वो कैसे होगा, सोशल कॉम्पिटेंस से। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो सोशल कॉम्पिटेंस वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मोस्ट पीपल्स अर्लीस्ट मेमोरीज डू नॉट प्रेडेट ऑफ एज, यानी बहुत सारे लोगों की जो पुरानी यादें होती है वो किस एज से पहले की नहीं होती हैं। ओके, तो 6 मंथ यानी 6 मंथ तक की यादें हमको याद है कि हमने 6 मंथ में क्या करे, नहीं। 1 साल यानी 1 साल में हमने क्या करे ये हमको याद है क्या, 2 साल में क्या करे। देखिए 3 साल से जो हमको कुछ कुछ चीज़ें याद आती है कि मैं जब 3 साल का था या जब मैं नर्सरी में केजी में था तो मैंने ये किया था, कुछ एक आधा वाक़या एक आधा किस्सा हमको याद आ जाता है, लेकिन इससे पहले की जो बातें होती है वो हमको बिल्कुल भी याद नहीं होती है। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी पुरानी बातें अगर हम करें, पुरानी मेमोरीज़ की अगर हम बात करें किसी भी इंसान की, तो वो इस एज से पहले तक के नहीं हो सकती। किस एज से पहले तक के, 3 साल से पहले तक नहीं हो सकती। और 3 साल का बच्चा जो होता है उसको कुछ चीज़ें याद भी रह जाती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है सही जवाब होंगे, यानी 3 साल तक से पहले के जो स्टेजेस है वहाँ की जो यादें हैं वो ताज़ा नहीं होती या वो याद नहीं रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन 2 स्टेप कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड द 2 स्टेप्स सर, यानी जो एटीट्यूड के कंसेप्ट में जो 2 स्टेप बताई गई है वो 2 स्टेप कौन कौन सी है। टारगेट एंड रिजल्ट, टारगेट एंड सोर्स, टारगेट एंड आइडेंटिफिकेशन, सोर्स एंड आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए क्या है इसका, टारगेट एंड आइडेंटिफिकेशन जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके,
तो देखिए आज हमारा सेट 19 के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह जल्दी हमारे तमाम सेट एग्ज़ाम से पहले पहले कंप्लीट हो जाएंगे सीडीपी के। और बाकी सब्जेक्ट भी मैं कवर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैथ्स और सीडीपी पर अब हमारा ज़्यादा फोकस है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं रीजनिंग के क्वेश्चन करूँगी, फिर इंग्लिश और मराठी के और जो है जीके वगैरह के क्वेश्चन भी हम ज़रूर करेंगे। अगर पूरे सेट नहीं भी हो पाए तो कुछ सेट का एनालिसिस हम ज़रूर करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करना और दूसरों तक शेयर भी करना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।